हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के कंटेंट और पेडागोजी हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूं। आप सभी को पता है कि अब एग्ज़ाम के जो फॉर्म भर चुके हैं, एग्ज़ाम की डेट भी निकल चुकी है, जनवरी में होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आपकी तैयारियाँ शुरू हो गई होगी, आप अपनी तैयारियाँ अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सी टेट 20 अगस्त 2023 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जो पेपर हैं सीडीपी के, मतलब बाल शिक्षा मनोविज्ञान जिसे हम कहते हैं, उसके हम क्वेश्चंस को समझ रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सी टेट 2023 20 अगस्त का जो प्रीवियस ईयर जो PYQ है, क्वेश्चन है CDP का, यानी कि बाल विकास मनोविज्ञान, उसके हम क्रम को बढ़ाते हुए आगे देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी तक हमने 15 तक किया हुआ था, आज हम देखेंगे 16 से लेके जहाँ तक हम कर सकें। कोशिश करेंगे कि हम एक या दो वीडियो में क्वेश्चन को ख़त्म करवा दें, फिर ताकि हम दूसरे जो पेपर है उसको स्टार्ट कर सकें। चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं हम। एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेस ऑन, क्या बोल रहा है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो ऑप्शन आपके दिए हैं, कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण पर। तो देखिए, शिक्षक का जो नियंत्रण है क्लास में लर्निंग के दौरान वो बहुत ही नेगेटिव होता है। वो उसमें सिर्फ टीचर ही डिक्टेटर होता है, डिक्टेटरशिप वाली बात आ जाती है। बच्चे इसमें सक्रिय नहीं होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जहाँ टीचर का कंट्रोल है, अगर ऐसा बोला गया है तो वो नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। रोल ऑफ रीएंफोर्समेंट इन लर्निंग, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर। तो देखिए, पुनर्बलन भी पहले चलता था, स्किनर वगैरह के द्वारा दिया गया था, लेकिन अभी हम जो कंस्ट्रक्टिव नॉलेज का जो निर्माण करते हैं, यानी कि रचनात्मक जो ज्ञान का निर्माण करने पे फोकस देते हैं, तो रीइंफोर्समेंट जो लर्निंग है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जमती है। ठीक है, थर्ड नंबर बोल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये सही है, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन यानी कि क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर बल दिया जाएगा, इसका मतलब है बच्चा क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, मतलब उसके मतलब जो एक्टिव पार्टिसिपेशन कह सकते हैं, सक्रियता होगी, वो उसको बढ़ावा देगा, तो ये उस पर बल दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ जो ऑप्शन है देख लेते हैं, लर्निंग एज प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखना चाहिए। तो ये तो यहाँ पे वैसे भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कि प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो प्रोसेस पहले आता है, उसके बाद प्रोसेस के बाद ही प्रोडक्ट मतलब आउटकम जो होता है, रिजल्ट होता है, वो आता है, तो ये गलत है। आपका थर्ड नंबर जो है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये सही हो जाएगा कि आलोचनात्मक जो प्रतिबिंबन है उस पर महत्व देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है एक्टिवली एंगेज होगा, सोचने पे, थिंकिंग करने पे वो बिल्कुल सक्रिय मतलब रूप से क्या होगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, और इससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है इसी पे ही स्ट्रेस देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन चिल्ड्रन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होता है। तो देखिए, बच्चों में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा देना चाहते हैं तो क्या करना है। तो सबसे पहले, और बहुत ही सरल आंसर है, बार बार इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से रिपीट किया जाता है। अगर मैं इस तरह से जनरल वे में पूछूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चों में डेवलप करने के लिए आप क्या कराएंगे, तो आप यही कहेंगे ना, बच्चों को ब्रेनस्टॉर्मिंग का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। मतलब विचारों की जो धारा है ना, ऐसे क्वेश्चन दीजिए जिससे बच्चे उस एक क्वेश्चन के कई आइडियाज़ निकाल सकें, उनके अंदर विचारों की धाराएं फूट पड़े, मतलब एकदम बिल्कुल बहाव आ जाए, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो ये अगर आप अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को, अगर विचारों का पूरा बाढ़ आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हर बच्चा एक्टिवली एंगेज है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रूप से डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ में
क्या करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है, प्रस्तुत करता है, और इससे उनकी जो स्किल है वो बढ़ती है और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, इमेजिन मतलब इंट्यूटिव गैसेस कहने का मतलब है कि किसी चीज़ के ऊपर वो गैस करेंगे तो कई चीज़ सोचेंगे, कई तरह से सोचेंगे। बुद्धि मंथन का मतलब है ब्रेनस्टॉर्म, मतलब विचारों का जो तूफान आता है ना, एक चीज़ के लिए कई आइडियाज़ लाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है उनके लिए, है ना। और बाकी जो है देखें, डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मतलब स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना, तो ये तो नेगेटिव है, गलत है, ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों हतोत्साहित क्यों करेंगे, प्रोत्साहन करना इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, ना कि हतोत्साहित करना। यहाँ पे हतोत्साहित बोल दिया गया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम, मतलब कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तो पूछा गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे डेवलप करें, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको ये एनकरेज करना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व मत करो, इसको अवॉइड करो। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल इसके नकारात्मक उसमें आ गया। प्रोवाइडिंग देम विथ रेडीमेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना चाहिए। तो अगर आप उपलब्ध करा देंगे तो वो क्या सोचेंगे, उनका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी है उनको मिलेगा नहीं, वो सोचेंगे नहीं, तो कैसे वो स्किल को प्राप्त कर सकेंगे जिससे वो अपने मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को वो आगे बढ़ा पाएंगे, है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 4th नंबर, गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू ब्रेनस्टॉर्म, मतलब कि जो बुद्धि मंथन करने का और सहज अनुमान लगाने का जो अवसर है ना उन्हें देना चाहिए, ताकि उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है अच्छा हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो असर्शन बोल रहा है, टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट विच सीक एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों को की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और एंगेज रहें, ठीक है, मीनिंगफुल जो इंफॉर्मेशन वगैरह ढूंढने में या कुछ मीनिंगफुल नॉलेज गेन करने के लिए अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सबकी सहभागिता होती है और सब उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी बनते हैं और उसमें संलग्न रहते हैं, यानी कि एंगेज रहते हैं, तो ये एकदम सही बात है, ऐसा करना चाहिए टीचर को। उसके पीछे रीज़न ये है, ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। एकदम सही बात है, बच्चे जो होते हैं, यही कहा गया ना, उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, मतलब किसी भी चीज़ को जानने की इतनी उत्सुकता होती है और वो जानने के लिए वो क्या होते हैं, अंदर से इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, है ना, आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रेरित रहते हैं। उन्हें बहुत जिज्ञासा होती है कि ये क्या है क्या नहीं है, ये जानना है, सीखना है, खुद से करके देखना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि असर्शन जो बोल रहा है उसका रीज़न भी सही है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बोथ A and R are true and R are correct explanation of A, सेकेंड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, Which of the following processes does not contribute to the course of learning? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती, नहीं को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लर्निंग प्रोसेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है ना। ऑर्गेनाइज करना, बच्चे जब छोटे रहते हैं इसी से ही शुरुआत होती है। कैटेगराइज करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सब प्रोसेस होता है। कंसेप्चुलाइजेशन यानी कि वैचारिकता, तो विचार करते हुए तो उनका मतलब आगे बढ़ता है ना। और ये तीनों सही हैं। चौथा नंबर है डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, मतलब गैर प्रासंगिकरण। कहने का मतलब है कि बच्चों को जो टॉपिक है उससे अलग सिखाना, मतलब सिखाना चाहिए या करना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। उनको तो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कराना चाहिए, मतलब प्रासंगिकरण या रेलिवेंस होना चाहिए। जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेट करते हुए उनसे क्वेश्चन पूछेंगे या उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे या आप बताएंगे, तो ये प्रासंगिकता होती है। और यहाँ पे बोल रहे हैं गैर प्रासंगिकरण, तो ये तो गलत हो जाएगा। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन बोल रहा है, ये गलत है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पे डी बोल दिया, तो ये 4th नंबर आपका आंसर होगा। यहाँ पे नॉट पूछा है। ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि वो हाई ऑर्डर थिंकिंग लगा के या जो भी थिंकिंग लगा के करेंगे, कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, वो है कॉन्सेप्ट को समझते हुए कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। तो यहाँ पे अगर ये सिर्फ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन होता तो सही होता।
डिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन बोल दे रहा है, तो आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि यही एक चीज़ है जो लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता है। 4th नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिनमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चा अपनी ओन थिंकिंग, अपनी ओन विचार बनाता है, अपना खुद का सोच और विचार बनाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड वर्ब इन सेंटेंस। तो देखिए नाउन और वर्ब के बीच का रिलेशनशिप वो बता देगा कि पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसमें तो उनको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ा, रटा रटा आंसर या जो फैक्ट है उसी को बता रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का संबंध, तो वो बता देगा पार्ट ऑफ स्पीच है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, तो ये भी रटा रटाया चीज़ है, वो वर्ब की डेफिनेशन बता देगा कि क्रिया की परिभाषा क्या है, तो ये भी सही नहीं होगा। हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू अ प्रेजेंट टेंस, तो इसमें भी वो बता देगा क्योंकि उसे वो आता है। ठीक है, कि जो फैक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है ग्रामर का, उस स्ट्रक्चर को समझ के वो बता देगा, इसमें भी उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बोल रहा है कि वो अपने ओन विचार, मतलब खुद के विचारों को कब वो यहाँ पे करेगा, जब ये पूछा जाएगा हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब चेंज सिंस द बिगनिंग ऑफ द क्लास। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। इस बात पे, इस क्वेश्चन को अगर आप देते हैं तो वो थोड़ा सोचेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल भी नहीं है या इसमें कोई स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है कि उसे वो बता दे कन्वर्ट करके। यहाँ पे वो अपनी थिंकिंग, अपना ओन विचार जो है, खुद के जो विचार हैं, अपनी खुद के जो सोच है, उसे वो सोच विचार करके उसे बताएगा कि कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ क्या बदली है, तो वो उसे बताएगा। तो आंसर आपका 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, Which of the following is an example of an internal attribution for failure? निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। बच्चा अगर सपोज फेल हो गया है तो इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है ऑप्शन में दिया है वो आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज अ टफ ग्रेडर, मतलब टीचर बहुत टफ ग्रेडिंग करती है, नंबर वगैरह बहुत ज़्यादा टफ चेक करके देती हैं, इसीलिए मैं नंबर कम लाया हूँ। तो ये तो भाई एस्केप कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। आंतरिक आरोपण यानी कि सेल्फ इंटरनल एट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, मतलब ये तो दूसरे को ब्लेम कर रहा है, मतलब टीचर को ही ब्लेम कर रहा है। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, ये गलत है। आई फेल द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ, यहाँ पर बच्चा अपना ही अवलोकन कर रहा है, ठीक है, कि मैंने कम पढ़ा था इसीलिए मैं टेस्ट में फेल हो गया। तो ये इंटरनल एट्रीब्यूशन है फेलियर का, जो बच्चे के अंदर रहेगा कि हाँ मैंने कम मेहनत करी थी इसलिए मैं फेल हो गया। ये बात एकदम सही है। 2nd नंबर, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आई डिडंट गेट गुड मार्क बिकॉज द टीचर वॉज बायस्ड, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले। तो फिर से बच्चा झूठ, मतलब अपने आप से झूठ कह रहा है या अपने दूसरे को ब्लेम कर रहा है एस्केप करने के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आई फेल द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड वर डिस्ट्रैक्टिंग मी, मतलब मेरे दोस्त मुझे मेरा ध्यान भटका रहे थे इसलिए मैं फेल हो गया, तो ये भी दूसरे को ब्लेम कर रहा है। मतलब दूसरे को ब्लेम नहीं करना, ये सेल्फ इंटरनल एट्रीब्यूशन नहीं होता है। उसे जब बच्चे को खुद एनालाइज होता है कि मैंने पढ़ाई नहीं, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैं फेल कर गया, तो ये आपका इंटरनल एट्रीब्यूशन में आ जाता है, जो कि आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण होता है। आपका जो आंसर 2 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन कीजिए। अजर्शन बोल रहा है एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल एज टॉय वाइल बॉय प्रिफर टू प्ले विथ कार। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बात तो सही है ना। बहुत सारे कल्चर में ये देखा गया है कि जब बच्ची छोटी होती है तो वो गुड़िया से खेलती है, और बॉयज़ किससे खेलना प्रेफर करते हैं, कार से। उसके पीछे का रीजन बोल रहा है चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़का या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार
व्यवहार करते हैं। देखिए ये बात अजर्शन सही है, ठीक है, रीज़न भी सही है, क्योंकि शुरू से यही बताया जाता है, शुरू से ये बताया जाता है कि लड़कियां इससे खेलती हैं, लड़का इससे खेलते हैं। हालांकि आजकल चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जेंडर बायस को ये रिप्रेजेंट करता है कि मतलब एक स्टीरियोटाइपिक थिंकिंग जो चली आती है, जिसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं, कि लड़कियां हैं तो गुड़िया से ही खेलेगी, कार नहीं चला सकती, लड़का है तो कार से खेलेगा, या मतलब ऐसे मशीन वगैरह से खेलेगा, ये बात बोली जाती है। ये बात मतलब बहुत जगह बोली जाती है, ये बात सही है, लेकिन ये जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर, तो बच्चे हैं, संस्कृति जो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि उसकी जो संस्कृति है उसकी अपेक्षाओं के आधार पर अपनी जानकारी को व्यवस्थित करते हैं। तो बच्चे इतने छोटे होते हैं, उन्हें इतना ये सब करने के लिए, सोच करने के लिए इनको ये सब की समझ नहीं होती है। ये बात सही है कि शुरू से बोल दिया जाता है बहुत जगह में कि लड़के इससे खेलते हैं, लड़कियां इससे खेलती, ये बात उन्हें पता होती है, लेकिन ये जो कहा गया है यहाँ पर, रीज़न बोला गया है, वो एप्रोप्रिएट नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे देखेंगे कि ए और आर ट्रू तो है, बात सही है, लेकिन आर उसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि क्या संस्कृति कहाँ कहाँ की चल रही है, और उसके हिसाब से उसको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे और उसके हिसाब से खेलेंगे। वो तो बच्चे हैं, उन्हें ये समझ नहीं आती, वो जो देखते हैं सुनते हैं उसके अनुसार चलते हैं। और ये जो बात बोली गई है कि जो वो देखते आए हैं वो हमेशा अपने आसपास देख रहे हैं, लड़कियां जो है गुड़िया से खेल रही है, लड़के जो हैं कार से खेल रहे हैं, तो वो लोग वैसे ही बिहेव करते हैं, तो ये बात सही है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा थर्ड नंबर, बोथ ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी जो 30 तक जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। एज पर लेव वाइगोत्स्की, डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटी अमंग चिल्ड्रेन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खालिस्तान बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की जी, देखिए लेव वाइगोत्स्की जी के क्वेश्चन तो कैसे भी हर सब्जेक्ट में बनते हैं, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो, या फिर आपका सीडीपी हो, पूछा तो हर तरह से जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, कई क्वेश्चन करवाए हैं, और इसकी डिटेल वीडियो भी है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी प्लेलिस्ट में, आप ज़रूर देखिएगा। कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की जी के अनुसार खालिस्तान क्या करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कंसेप्चुअल एबिलिटी चिल्ड्रन में डेवलप करने में, है ना। बच्चों का जो संकल्पनात्मक जो योग्यता है उसको, उसके विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो क्या होता है, तो हमें पता है कि ग्रुप, सोशल इंटरेक्शन, ये सब की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम, टेंजिबल रिवॉर्ड मतलब मूर्त पुरस्कार, ये गलत हो जाएगा। सोशल आइसोलेशन मतलब समाज से अलगाव, जबकि ये समाज से इंटरेक्शन की बात करते हैं, समाज में अन्योन्य क्रिया जो होती है उसकी बात करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्टैंडर्डाइज करिकुलम मतलब मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये तो कोई भी, लेव वाइगोत्स्की जी क्या, ये तो मतलब आपके करिकुलम में ही नहीं आता है एनसीएफ के, तो ये गलत हो जाएगा कि स्टैंडर्डाइज करना ही नहीं है, हमको करिकुलम को फ्लेक्सिबल करना है। यहाँ पे पीयर कोलैबोरेशन यानी सहकर्मी सहयोग, अपने आसपास सहपाठी से सीखेंगे, अपने से बड़े से सीखेंगे, मतलब समाज में इंटरेक्शन करते हुए, अन्योन्य क्रिया करते हुए, सामाजिक अन्योन्य क्रिया करते हुए अगर सहकर्मियों के सहयोग से वो सीखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है उनके कंसेप्चुअल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। उनके जो संकल्पनात्मक योग्यताओं का जो विकास होता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हम आज 23 क्वेश्चन तक देखेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और इस तरह से हम अपना CDP का हम ख़त्म कर लेंगे, जो भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के। आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको ऐसे लगा हो कि इससे आपको कोई हेल्प मिली हो, रिसोर्सफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।